जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एक्चुअली इसका यही था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी इकोनॉमिक इनके वो थे पॉलिसी थी, जैसे कि आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने देखा। ठीक है। और उसके अलावा जो इन्होंने इंटरवेंशन किया था एग्रीकल्चर में, जो फूड क्रॉप थे उसकी जगह इन्होंने क्या करा, कैश क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया। ठीक है। और 2 सेकेंड ना। हाँ, तो ये हो गया। उसके अलावा इन्होंने क्या करा, आपकी डी इंडस्ट्राइज मतलब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इनकी, कि यहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल लेके जाएंगे और ब्रिटेन से फिनिश गुड आएगा। इन सब ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया इंडिया की इकोनॉमी को। और जो हमारा ट्रेडिशनल आपका इकोनॉमी था रूरल, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है ना, जो आपका हैंडीक्राफ्ट था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक दूसरा एंगल है ना। वो क्या था, कैसे इन्होंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का विकास करा और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, और उसके चलते कैसे आपका इम्पैक्ट पड़ा आप यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है। इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट पड़ा, कैसे आपकी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछले चैप्टर के कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसको मैं क्विकली कर देता हूँ। एक तो ये हमारी विषय वस्तु है। तो एक टॉपिक था, देखिए आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन बना है वो है किससे बना है, स्पेक्ट्रम से। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आएंगी बीच में, तो रिलेवेंट नहीं रहेगा तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो उनमें से एक टॉपिक है आपका भारत में जो अकाल पड़ा था उस टाइम। ठीक है। तो ब्रिटिश पॉलिसी, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम बहुत सारे अकाल पड़े थे। कुछ फेमस थे, जैसे ये आपका बंगाल का 1769-70 का एक था। तो बंगाल फेमाइन, सॉरी जो हिंदी वाला कर लेता हूँ मैं, ये वाला। तो बंगाल का अकाल जिसमें प्रांत की 1/3 आबादी मारी गई थी, है ना। सूखा पड़ गया, कैसे करोगे। 1784 पूरे उत्तरी भारत में अकाल पड़ गया था, मद्रास में अकाल। तो अब इसका आपका प्रश्न आएगा, इसको कुछ याद करना है क्या सर, तो याद नहीं करना, जस्ट इग्नोर करिए। ठीक है। कहीं पे आया तो आप बता सकते हो। क्राउन के अधीन अकाल जो था, तो जब आपका कब हुआ, महारानी ने प्रोक्लेमेशन दिया था ना 1857 के रिवॉल्ट के बाद, क्राउन के अंदर आ गया था, क्राउन रूल के अंदर। तो उस टाइम भी बहुत सारे अकाल पड़े, ये सब है। ठीक है। तो इसको आप एक नज़र मार लेंगे, कोई ज़्यादा विशेष है नहीं। एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है जिसके लिए मैं बताना चाहता, वो था 2 आयोग बैठाए थे इन्होंने, ताकि जो अकाल हुआ है उसकी स्थिति से थोड़ा राहत दिलाया जा सके, है ना। तो उसमें से एक था स्ट्रेची आयोग और दूसरा था मैकडोनल। ठीक है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे कि ये जो आयोग थे किससे संबंधित थे, तो ये थे आपके अकाल और उसकी नीतियाँ, है ना। तो क्या क्या चीज़ किया उन्होंने कि एक बार ब्रिटिश में हाँ, तो इन्होंने क्या करा, पर्याप्त भोजन प्रदान करने की मतलब प्रदान करने के लिए मजदूरी समायोजित की, असहाय गरीबों के लिए मुफ्त में राहत, है ना, अकाल कोष का निर्माण किया। मैकडोनल्ड ने क्या किया था, बीज और पशुओं के लिए अग्रिम का शीघ्र वितरण किया, अकाल आयुक्त की नियुक्ति की, है ना। तो वही है कि जो अकाल से निपटने के लिए इन्होंने कुछ कुछ काम किए थे, उन सब के बारे में। एक अकाल संहिता बना था 1883 में। इस टाइम रिपन था ना, रिपन रूल कर रहा था। तो सामान्य समय में सावधानियों और राहत अभियानों के लिए निर्देश निर्धारित किए गए। इन नीतियों के बावजूद अकाल भारत को तबाह करते रहे, जिसका चरम 1942-43 के टाइम बंगाल में पड़ा था, है ना। तो जिसमें लगभग 1.5 से 3 मिलियन लोग मारे गए थे। तो काफ़ी लंबी चौड़ी मतलब अकाल से लोग मारे गए थे, तो उसी के बारे में था। ठीक है। और ये कुछ रिकमेंडेशन है, तो ये सब विशेष एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। कंटेंट था तो मैंने डिलीट करने से बेहतर ये चाहा कि ये रख देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। अब अभी जो पढ़ना है वो है आपका परिवहन और संचार का विकास, कैसे ट्रांसपोर्टेशन आपका बढ़ा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है। तो ब्रिटिश के पूर्व कैसा था, परिवहन प्रारंभ में बैलगाड़ी, ऊँट और पैक हॉर्स के द्वारा सीमित था। फिर क्या हुआ, प्रारंभिक ब्रिटिश काल में क्या किया, नदियों पर स्टीम शिप का परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन, और सड़कों का सुधार कराए, है ना। आपने देखा है आपका जो ग्रैंड ट्रंक रोड भी है ना। उसके बाद आपका 1853 से 1850 के दशक तक क्या हुआ,
ग्रैंड ट्रंक रोड का काम 1839 में शुरू हुआ और 1850 के दशक तक पूरा हुआ। सड़कों का ही विकास कर रहे हैं। और 1831 में भारत में रेलवे बनाने का पहला सुझाव मद्रास में दिया गया था। घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले वैगन। देख रहे हो, कुछ अलग ही इनोवेशन है। ठीक है, तो 1831 में क्या हुआ था, मद्रास में ये सुझाव आया था कि जो वैगन है उसको घोड़े द्वारा खींचे जाएंगे। तो रेलवे का पहला सुझाव उस टाइम ही आया था। लेकिन अभी रेलवे का विकास नहीं हुआ है। भाप से चलने वाली रेलवे का निर्माण पहली बार 1834 में इंग्लैंड में प्रस्तावित किया गया था। इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटरों, वित्त पोषकों और भारत के साथ व्यापार करने वाली व्यापारी घरानों और कपड़ा निर्माताओं से मजबूत राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाना था। कंपनियों को भारत सरकार द्वारा उनकी पूंजी पर न्यूनतम 5% रिटर्न की गारंटी दी गई। मतलब जो भी कंपनी यहाँ पे रेलवे का विकास कराएगा, उनको जो भी इन्वेस्टमेंट लगा है उस पर 5% का रिटर्न मिलेगा। तो 5% बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा आपको नहीं लग रहा होगा, बट आप देखोगे ना तो ये जो ब्रिटेन है या फिर यूएस है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर्याप्त पूंजी है वहाँ पे, इसीलिए कंपटीशन है कि लोन देने का कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको आराम से मतलब ब्याज की दर, कम ब्याज दर में आपको मिल जाता है लोन। ठीक है, तो वही 5% की गारंटी दी गई कि भाई आप जो भी इन्वेस्ट करोगे तो 5% आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये पहली ट्रेन जो है बॉम्बे से ठाणे तक चलने वाली पहली रेलवे लाइन 1853 में यातायात के लिए खोली गई। ठीक है, इसी को बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 1853 जब पहली रेल चली है ना। डलहौजी का क्या विजन था? डलहौजी इसीलिए ना इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसा बोलते हैं। मॉडर्न मैन, हाँ, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, बहुत सारे ये लाया था इनोवेशन। जैसे आपका टेलीग्राफ है, ये जो रेलवे का डेवलपमेंट है। ठीक है, इस कारण इसको बोला जाता है। इवन जो विधवा विवाह 1853 में अधिनियम आया था, वो भी इसके टाइम आया था। मेरे से ना ये क्वेश्चन इसमें इंटरव्यू में पूछा गया था कि किसको मॉडर्न, बट एक्चुअली क्या होता है, एक क्वेश्चन ये है हु इज़ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और दूसरा है मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? राम मोहन राय को, है ना। और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो थोड़े थोड़े अंतर हैं। तो डलहौजी को बोला जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया को मॉडर्नाइज किया था। ठीक है, तो डलहौजी ने 4 प्रमुख ट्रंक लाइनों के नेटवर्क का प्रस्ताव रखा। देश के आंतरिक भाग को प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ेगा, है ना। जैसे रेलवे लाइन है, यहाँ पे आपके बंदरगाह हैं, यहाँ पे बंदरगाह है ना, इन लोगों से जोड़ने का उसका प्लान था। देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ेगा, ये अच्छा प्लान था। तेज विस्तार 1869 के अंत तक गारंटीकृत कंपनियों द्वारा 400 मील से अधिक रेलवे का निर्माण किया गया। वही जो कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी, 400 मील से ज़्यादा का रेलवे का निर्माण हो गया आपका लगभग 16-17 साल में। यह प्रणाली बहुत महंगी और धीमी साबित हुई, इसलिए भारत सरकार ने नई रेलवे को राज्य उद्यमों के रूप में बनाने का फैसला किया। अब देखा इन्होंने कि भाई ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बहुत स्लो हैं और महंगी भी हैं, तो इन्होंने क्या किया, राज्य उद्यम को पब्लिक एंटरप्राइज बनाने की कोशिश करी। तो रेलवे विस्तार की गति अब यहाँ पे 1880 से 1905 के बीच कैसी थी? तो रेलवे विस्तार की गति अभी भी भारत में अधिकारियों और ब्रिटेन में व्यापारियों को संतुष्ट नहीं करती थी। 1880 के बाद रेलवे का निर्माण निजी उद्यम के साथ साथ राज्य एजेंसी के माध्यम से भी किया गया। 1905 तक 2800 मील रेलवे का निर्माण किया जा चुका था। तो एक छोटे छोटे फैक्ट हैं आपके, अगर कहीं पे आप डाल पाओ उसको, अगर पूछा गया कि रेलवे का विकास, ठीक है, एक प्रश्न बनता भी है रेलवे का विकास करके, तो ये सब फैक्ट हैं कि पहले क्या हुआ था, प्राइवेट कंपनी ने देखा, बाद में फिर राज्य उद्यमों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। भारतीय रेलवे के विकास के प्रमुख पहलू क्या हैं? पहला तो यह है ब्रिटिश पूंजी का प्रभुत्व। निवेश की गई 350 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग पूरी राशि ब्रिटिश निवेशकों द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें भारतीय पूंजी का योगदान केवल नगण्य था। मतलब ब्रिटेन के लोगों ने ही अपना पैसा लगाया था, क्योंकि उनको 5% रिटर्न का वादा किया गया था। वित्तीय नुकसान, पहले 50 वर्षों के लिए रेलवे वित्तीय रूप से घाटे में थी और उसमें निवेश की गई पूंजी पर ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। क्यों? क्योंकि नुकसान ही चल रहा है, कहाँ से रिटर्न करोगे। औपनिवेशिक प्राथमिकताएं, उनके नियोजन, निर्माण और प्रबंधन में भारत और उसके लोगों का आर्थिक राजनीतिक विकास मुख्य चिंता नहीं था। मतलब जो रेलवे बन रहा था उसमें भारतीय लोगों की प्राथमिकता नहीं थी। इनका सिंपल सा फंडा था कि कैसे हम लोग रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में
अपने विदेश में पहुंचा सके, वहाँ के जो कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएं। यही उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, रेलवे विकास में औपनिवेशिक हित। तो पहला था निर्यात उन्मुखीकरण। प्राथमिक विचार भारत के आंतरिक क्षेत्रों में कच्चे माल के उत्पादन वाले क्षेत्रों को निर्यात के बंदरगाहों से जोड़ना था, जो हम लोग बोल रहे हैं, है ना। तो यही प्रश्न आता है आपको जो रेडी करना है कि भारत में रेलवे के विकास के पीछे ब्रिटिश मंशा क्या थी। तो ये था निर्यात उन्मुखीकरण। दूसरा, भारतीय उद्योगों की उपेक्षा। उनके बाज़ारों और कच्चे मालों के स्रोतों के संबंध में भारतीय उद्योगों की ज़रूरतों की उपेक्षा की गई। मतलब इनका फोकस क्या था कि यहाँ से कच्चे माल लिया जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए। इससे क्या हुआ, भारतीय उद्योगों की उपेक्षा हुई, उनको रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है। भेदभावपूर्ण दरें। रेलवे दरें आयात और निर्यात को पक्षपातपूर्ण बनाने और माल के आंतरिक आवागमन के खिलाफ भेदभाव करने के लिए तय की गई थी, है ना। ये हमने डिस्कस किया कि अगर भारतीय लोगों को अपने माल का परिवहन करना था तो उनके ऊपर हायर टैक्सेस लगते थे, कर ज़्यादा था, शुल्क ज़्यादा था, और ब्रिटिश गुड के लिए सस्ते थे। ठीक है, तो भेदभाव की नीति यहाँ पे भी अपनाई गई, है ना। बर्मा और उत्तर पश्चिम भारत में कई लाइनें ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए उच्च लागत पर बनाई गई। तो इन्होंने क्या किया, पूरी प्रायोरिटी थी कि ब्रिटिश गुड का जो आवागमन है वो सस्ते से सस्ते दामे पर हुआ जाए, है ना। नेक्स्ट है जो ये डलहौजी के टाइम में हुआ, टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का विकास हुआ। 1853 में पहला जो भेजा गया था, कलकत्ता से आगरा तक पहला टेलीग्राफ लाइन खोली गई। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये पूछता है। डलहौजी के तहत डाक सुधार, डाक टिकटों का परिचय, इंट्रोडक्शन करा। 1853 में डाक और टेलीग्राफ विभाग की स्थापना, है ना, ये पार्ट भी। तो डलहौजी के कुछ जो मॉडर्न वो है ना, क्या बोलना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट, तो ये सब याद रखेंगे। रेलवे का कर दिया, सती मैंने सॉरी विधवा विवाह बता ही दिया था, ये डाक का, टेलीग्राफ का। पूरे देश में एक पत्र के लिए आधा आना की एक समान दर के साथ डाक दरों में कमी की गई। सुधारों से पहले एक पत्र पर डाक एक कुशल भारतीय कर्मचारी के 4 दिन के वेतन के बराबर हो सकती थी, है ना। मतलब सोच सकते हैं आप कि एक व्यक्ति को भेजते थे तो वहाँ पहुँचाने जाता था, तो एक पत्र पर डाक एक कुशल भारतीय कर्मचारी के 4 दिन के वेतन के बराबर, कितना महंगा था। अब तो आधा आने में कर दिया। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेलवे का प्रभाव क्या पड़ा है। रेलवे तो लागू कर दिया। ये प्रश्न आया था आपके 92 में यूपीएससी में कि रेलवे ने भारत में वही किया जो उन्होंने अन्यत्र किया। उन्होंने परिवहन स्थिति को बदलकर हस्तशिल्प से यांत्रिक उद्योग में संयंत्र को तेज कर दिया। एक्सप्लेन करना था, ऐसा कुछ रहा होगा। तो सकारात्मक प्रभाव क्या था रेलवे के आने से, ये इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कई बार, कि माल की गतिशीलता और परिवहन में सुधार हुआ, नए रोजगार के अवसर पैदा किए, शहरीकरण और शहरों के विकास को सुगम बनाया। लेकिन नकारात्मक ये था, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया, भारत से धन के निकास को सुगम बनाया, और ब्रिटेन पर भारत की आर्थिक निर्भरता बढ़ाई, है ना। तो समझ ही गए, बहुत एक्सप्लेनेटरी है कि अगर कच्चे माल का परिवहन बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उतनी तेज़ी से ही आपका हस्तशिल्प का विनाश होगा, और धन का निकासी भी उतना ही तेज होगा। यहाँ से सारे सामान जो है सस्ते दर पे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो वो है धन की निकासी है सुगम हो गई। रेलवे के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। रेलवे ने भारतीय कृषि को निर्वाह खेती से निर्यात बाजारों के लिए वाणिज्यिक फसल उत्पादन में परिवर्तन को सुगम बनाया। मतलब जो आपका क्या बोलना चाहिए, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, मतलब जिसमें फूड क्रॉप उगाते थे, उसकी बजाय आप क्या उगाने लग गए, कपास, जूट, नील। नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बाज़ारों से जोड़ा गया, क्षेत्रों में भूमि उपयोग पैटर्न बदल गए। मतलब पहले जो खाने के लिए उपयोग करते थे, अब ये आप नील ये सब उगाने लग गए वो। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हस्तशिल्प का पतन, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि रेलवे ने भारतीय बाज़ारों में सस्ते मशीनों से बने ब्रिटिश सामानों की बाढ़ को सुगम बनाया। यहाँ से रॉ मटेरियल तो जा रहा है वो ठीक है, बट ब्रिटेन से जो आ रहा है ना, बंदरगाह के माध्यम से, फिर रेल के माध्यम से आ रहा है आपके दूरस्थ गाँवों में भी। तो दूरस्थ गाँवों में भी आपके सस्ते ब्रिटिश प्रोडक्ट आने शुरू हो गए, जिससे क्या हुआ, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, विनिर्माणीकरण मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। भारत एक निर्माता से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और तैयार ब्रिटिश सामानों के उपभोक्ता के रूप में बदल गया, है ना।
मतलब भारत जो एक इंडस्ट्रियल था, या फिर क्या बोलना चाहिए, कुटीर उद्योग का वो था, निर्माता था, अब वो क्या हो गया, एक कच्चे माल का आपूर्ति करने वाला हो गया और ब्रिटिश गुड का उपभोक्ता हो गया। कारीगरों का विस्थापन हुआ, लाखों कारीगरों ने अपनी आजीविका खो दी और उन्हें कृषि में वापस जाने या अकुशल मजदूर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो यही कारण जो है अभी भी आप देखते हो क्यों हमारा कृषि में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि पहले जो कारीगर थे उनका सही विस्थापन नहीं हुआ। रेलवे का सामाजिक प्रभाव क्या था? सामाजिक बाधाओं को तोड़ना, विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग एक साथ यात्रा करते थे। जाति प्रतिबंधों और अस्पृश्यता को कमज़ोर करने में योगदान दिया और अधिक गतिशीलता और बातचीत को सुगम बनाया। ठीक है। शहरीकरण, रेलवे कस्बों और शहरों का विकास हुआ, ग्रामीण से शहरों क्षेत्रों में प्रवास हुआ, रेलवे जंक्शनों के आसपास नए शहरी केंद्रों का विकास हुआ, है ना। तो शहरीकरण को बढ़ावा मिला। इसके अलावा राजनीतिक और सैन्य महत्व क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण, रेलवे ने विशाल भारतीय क्षेत्र पर अधिक प्रभावी ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण को सक्षम बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेलवे से आवागमन इतना आसान हो गया कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी मूवमेंट करने लग गए हैं। आज कलकत्ता में बैठे हैं, कल के दिन मद्रास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रशासनिक नियंत्रण था बहुत मजबूत हुआ। सैन्य गतिशीलता, विद्रोहों को दबाने और औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए सैनिकों की आपूर्ति तेजी आई। राष्ट्रीय एकीकरण, विडंबना यह है कि रेलवे ने बाद में राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार और भारत भर में स्वतंत्रता आंदोलनों को सुगम बनाया। तो आप इतना पढ़ रहे हो, उससे क्या समझ में आ रहा है कि रेलवे से कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी मिले, कुछ निगेटिव भी मिले, है ना। तो यही प्रश्न बनता है और मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एनालिसिस बेस्ड पे, कि रेलवे के विकास ने न केवल भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ को बढ़ावा दिया, अपितु इसने राष्ट्रीय जागरूकता को भी मजबूत किया, इस टाइप का। तो आपको फिर बताना है दोनों पॉइंट, है ना, कैसे आपका ट्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, बताएंगे कि हमारे रॉ मटेरियल जाने लग गए, वहाँ से आने लग गए, आपके फिनिश गुड फैक्ट्री से बने हुए, और ये जो हमने प्लस पॉइंट बताया कि शहरीकरण को बढ़ावा मिला, जो जाति भेदभाव था, कास्टिज्म था, वो कम हुआ, एट्सेट्रा। औपनिवेशिक परिवहन और संचार की विरासत, तो बुनियादी ढांचे की विरासत, दोहरी विरासत, ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है और इन दोनों को इग्नोर मारिए, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे लगा कि हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है उसने इस टॉपिक को रखा है फार्मर रिवॉल्ट में। ठीक है, तो कौन कौन से परमानेंट सेटलमेंट के बारे में प्रश्न आया था आपके मद्रास में, जो लैंड रेवेन्यू आया था, कौन सा, रियाददारी वाला, उसके बारे में पूछा था। डिस्कस द बैड इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, महलवारी। ठीक है, तो इन सब के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं अभी क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पीजेंट रिवॉल्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो सेकंड पार्ट था उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है आपका ये, द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू द डाउनफॉल ऑफ इंडियन आर्टिशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारतीय दस्तकारों का विनाश किया, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा था, भारत में ब्रिटिश शासन के 4 आर्थिक प्रभाव, है ना, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो पहला तो ये था कि दस्तकारों का विनाश कैसे किया, ब्रिटिश सामान से प्रतिस्पर्धा, उन्हें सस्ते मशीन निर्मित ब्रिटिश सामान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी के मध्य तक भारत, जो कभी निर्यातक था, कपड़ा आयात करने वाला बन गया, है ना, हम लोग पढ़े। भारी कर, कंपनी ने भारतीय उत्पादों पर भारी कर लगाए जो 200 से 400% तक थे, और दस्तकारों को बहुत कम कीमत पर अपना सामान बेचने के लिए मजबूर किया। संरक्षण का अभाव, भारतीय शासकों के पतन से उनके पारंपरिक संरक्षक समाप्त हो गए, उनके सामान के मुख्य खरीदार वही लोग थे, है ना। शोषणकारी व्यापार, दस्तकारों को अक्सर उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर किया गया। तो दोस्तों ये था आपके विनाश के कारण। ठीक है, और 4 आर्थिक प्रभाव क्या थे। पहला, कृषि का व्यावसायीकरण हो गया, मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हस्तशिल्प का पतन हुआ। 1750 में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% से घटकर 1900 में 2% रह गई। मतलब वैश्विक बाजार में हमारा जो उत्पादन था वो 25% हुआ करता था 1750 में हस्तशिल्प के मामले में, लेकिन वो 2% रह गया। धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन को हस्तांतरित किया गया, जिससे देश बहुत गरीब हो गया हमारा।
और आखिरी क्या है, शोषण के लिए बुनियादी ढांचा, ठीक है। ये सब चीज़ें, रेलवे का निर्माण भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि कच्चे माल को बंदरगाहों तक और ब्रिटिश तैयार माल को पूरे देश में पहुंचाने के लिए किया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपने इस चैप्टर में, बस मैं समराइज़ कर देता हूँ क्विकली, कि इस चैप्टर में आपने वही देखा कि कैसे हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, क्या क्या किया इन लोगों ने, है ना, डी इंडस्ट्रियल। तो आप मेन मेन थीम को याद रखेंगे, ठीक है, कि 3 फेसेस में इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखा। पहला तो सिर्फ व्यापार कर रहे थे, दूसरा यहाँ की इन्होंने पॉलिसीज़ में चेंज किया, ठीक है, और चौथा था वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो 3 फेसेस बताया गया है, वो बुक में दिया है। अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो आप बस याद रखेंगे कि इन्होंने कैसे एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन किया, उसके चलते कैसे हमारा हस्तशिल्प बर्बाद हुआ। उसके बाद जो रेलवे का विकास था उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेलवे ने विकास तो किया बट साथ में क्या निगेटिव इम्पैक्ट थे हमारे हस्तशिल्प को, ठीक है। तो यही एक चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे 1857 की क्रांति को पढ़ने।